जो 26th अमेंडमेंट है इसका जो इनिशियल वेरिएंट था और फिर जो उसके फाइनल वेरिएंट में वी हैव बीन सीइंग कि देयर हैव बीन क्वाइट लॉट ऑफ चेंजेस उसमें किए, तो मुझे ये बताएं कि क्या था जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा? I think that the things that became politicized and became controversial as far as perception is concerned, that was the use of the term military courts. And बार-बार जिन लोगों को इस प्रोसेस में शामिल हैं या जो लोग मीडिया पे तबसरा कर रहे थे, वो इस या एक मखसूस लॉबी जिसने पूरा दौरान ये कोशिश किया कि इस अमल को मुतनाज़ा बनाएं, तो एक इन्होंने अफसोस के साथ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। दूसरी चीज़ उन्होंने ये काला साहब का कॉन्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स के साथ जोड़ दिया था। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स के सवाल है, जो हुकूमत की ख्वाहिश था उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आपकी आर्टिकल 8 में जो तजवीज़ था तरमीम करने का, वो तजवीज़ क्यों था, वो कहाँ से आया? मई 9 का वाक़या जो हुआ था, उसमें इंडिविजुअल्स ने हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो को कमांडर हाउसेस हैं, उनमें उन पे हमला किया और हुकूमत की ये फ़ैसला था, आप समझिए कि सही या नहीं, अलग डिबेट। हुकूमत का यह फ़ैसला था कि वो लोग जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करते हैं, हम अपने मौजूदा कानून जो 1950 से चलता आ रहा है और आर्टिकल 8 की इंटरप्रिटेशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 8 की इंटरप्रिटेशन और जो हमारा आर्मी एक्ट है 1950 से जब से, उसी कानून के तहत हम इन्हीं लोगों को ट्रायल करेंगे। इस पूरा सिलसिले के दौरान अदालत ने एक फ़ैसला दिया और अदालत का वो फ़ैसला ने हमारा जिस तरीके से कानून 1950 से चलता आ रहा था, उसको तब्दील किया। उनकी आइन की तशरीह की नतीजे में जो हुकूमत का ये फ़ैसला था, उस फ़ैसला में एक बहुत बड़ा रुकावट बन गया। उन्होंने किया क्या? एक लफ्ज़ की फ़र्क है कि आर्टिकल 8 में जहाँ मेंबर ऑफ़ द आर्म्ड फोर्सेस का ज़िक्र है, वहाँ उन्होंने उस पॉइंट को पकड़ के ये कहा कि इसका मतलब कि मेंबर ऑफ़ द आर्म्ड फोर्सेस ही इस निज़ाम के तहत ट्रायल हो सकते हैं। तो अगर एक तो ये कभी होता नहीं रहा, कुछ हुकूमत के कुछ पार्लियामेंटेरियंस की नज़र ये भी है कि ये स्पेसिफिकली ये फ़ैसला दिया गया ख़ास तौर पे एक सियासी जमात को फ़ायदा देना। हमारा तजवीज़ इतना ही था जिसको पता नहीं इतना बड़ा और इतना मुतनाज़ा बना दिया कि जहाँ मेंबर ऑफ़ द आर्म्ड फोर्सेस लिखा है आपकी आर्टिकल 8 में, उसको आप आर्म्ड फोर्सेस में तब्दील करें। हुकूमत का ज़रूर ख्वाहिश ये था कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट हो, इसमें इंस्टॉलेशंस के साथ पर्सनेल और जो चौकियाँ भी मौजूद हो, मगर उस पे तो हम पीपल्स पार्टी का भी पर्सनेल पे एतराज़ था और मौलाना फजल रहमान साहब का भी ये पोस्ट पे एतराज़ था। तो अल्टीमेटली अगर इस पॉइंट पे कंसेंसस बनता, तो हम आर्टिकल 8 में एक लफ्ज़ का तरमीम करने जा रहे थे और उस एक लफ्ज़ को काला सांप बना दिया गया और काला सांप के नाम पे इस पूरा प्रोसेस को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। आप पीटीआई के साथ भी बैठे, आप मौलाना के साथ भी आप बैठे और मुसलसल आप ये करते रहे, तो आप पे प्रेशर था। हमने देखा कि पीएमएलएन की बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इन टॉक्स में, तो आप पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या पीएमएलएन की तरफ से कोई प्रेशर था कि आप टॉक्स को रहने दो, हम कर देंगे मैनेज? वो कहते रहे ना कि नंबर तो पूरे हैं हमारे पास। आप बिल्कुल सही कह रही हो, नंबर्स पूरे थे। मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर, ऑपोजिशन के इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन ला सकते थे। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेरे ख़ानदान की एक तरीक़ाकार रहा है। मेरे लिए ये चैलेंज था कि नहीं, अगर मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है, तो फिर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। आईनी अदालत का क़याम, ये आपकी सेंट्रल सजेशन थी इस पूरी अमेंडमेंट के अंदर, आपको उससे पीछे हटना पड़ा, कितना कंसीड करना पड़ा, एंड डू यू थिंक इट हैज़ अ पॉलिटिकल सक्सेस इन दैट केस? मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था, आई कोटेड शेक्सपियर, देयर अ रोज़ बाय एनी अदर नेम इज़ स्टिल अ रोज़। आईनी अदालत बनाना था। आईनी अदालत को हमने क्या सिर्फ एक बिल्डिंग में रख के फिर अदालत बनता? 184 का पावर्स, 186 का पावर्स, अपना कोई हेड, आइन में उसका मानना, तमाम इख्तियारात जो आईनी अदालत को देना था वो तो मिल गया आईनी बेंच को, राइट? और अब मैं इससे ज़्यादा क्या चाहूँगा, नाम जो भी रख ले, मैंने अपने जलसा में भी कहा, नाम जो भी रख ले, मगर जिस तरीके से लोग आईनी बेंच और आईनी अदालत में एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये गलतफहमी है। अब जो अमेंडमेंट हुई है इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, जिसमें आपकी लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल है, आपकी बहुत सारी कमेटीज हैं, इंटरनेशनल कमेटीज भी उसमें शामिल हैं, जो समझ रही हैं कि इट इज़ अ ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। 73 Constitution was passed, it was opposed, it was criticized, it was undermined. The 18th Amendment was passed, it was opposed, it was criticized. The very same array of characters are criticizing judicial reforms that took place now. And we should learn from our mistakes and this time not listen to them, and I'll tell you why. The same civil society, the same lawyers, and I'll get to the quote-unquote international organization you're referring to. They started with what?
कि यहाँ ये सब सही है, एक्सटेंशन ऐसा नहीं, राइट। फिर उनका मुतालबा था कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच। फिर होते 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 वो हर एक पॉइंट पे अपना मौक़िफ़ वो तब्दील करते रहे, उनका क्रिटिसिज्म वो तब्दील करते थे, एंड दे वर लेफ्ट विद नथिंग एल्स एट द एंड। कंटेंट पे वो चुप, दे वर लेफ्ट विद नथिंग एल्स एट द एंड अदर देन ओ टाइमिंग इसका गलत। अभी भी आपको नहीं लगता कि पॉलिटिसाइज हुआ है स्पेशली चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट? क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट, अब यही कहा जा रहा है But politicize- पुश करना पड़ेगा जजेस को। पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में जानबूझ के हमारे मुल्क की जर्नी में गाली बना दिया गया है। डिक्टेटरशिप्स और इस्टेब्लिशमेंट की जो मुसलसल कोशिश ये रहा है कि आपकी माइंड ये बनाए, हमारा जुडिशरी का तो माइंड बना दिया कि पोलिटिसाइज या पॉलिटिक्स कोई गाली है। ऑब्वियसली पोलिटिसाइज होगा, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स होगा, हर जमहूरी फैसला पॉलिटिक्स होता है और उसका पोलिटिसाइजेशन का कोई ना कोई नतीजा निकलता है। एक एग्जांपल, आई एम ओनली आस्किंग यू फॉर वन क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू, एंड उस क्वेश्चन का एक आंसर। वन कंट्री where the judge appoints the judge and the judge removes the judge. Can you answer my question? Can you answer my question? Yes, sir. You can and give me. देखिए, आप इंडिया के आप एग्जांपल हैं। I'm again talking about chief justice. Senior most judge जो है वो chief justice बनता है। That's as far as the seniority principle, but the appointment process क्या है इंडिया में? Appointment process, हम seniority पे बात नहीं कर रहे, वो आपका सवाल हो सकता है, मेरा सवाल तो clear था. There's not a single other country, where a judge appoints a judge and the judge removes the judge. As far as the appointment of the chief justice on the basis of seniority, in the 18th Amendment we changed this. We as political parties decided कि हमारा ख्याल ये था कि इससे जो इंस्टेबिलिटी और क्वेश्चंस है वो हल होंगे। हमने देखा किस तरीके से कि वो सीनियरिटी की कॉन्सेप्ट में हमें मीडियोक्रिटी दी, हमें अथॉरिटेरियन जजेस दी, हमें दुनिया का अगेन द ओनली एग्जांपल इन द वर्ल्ड जहां जजेस समझते हैं कि हमारा आईन एक कागज का टुकड़ा है। मुझे ये बताएं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है, जबकि एग्जैक्टली वही हुआ है जिसके आपके ओपोनेंट्स जो है वो बार-बार वो डर था कि नहीं, वो तो डर उनका नहीं था। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जिससे मंसूर अली शाह साहब कल की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बना, अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहले से हमारा मौक़िफ़ था, जब मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेगा। तो अगर ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं था तो why was there a deadline of 25th October? लेकिन let me rephrase your question like this, that why was it possible for us to pass the amendment between constitutional amendment of the 18th Amendment, devolution, NFC? नहीं, मेरा क्वेश्चन वहीं का नहीं है। No, that's not right. I'll explain you why. In the judicial history of Pakistan, there's one man in our entire history for this Iftikhar Chaudhry judicial authoritarianism that has shown us that he's willing to obey Parliament, obey the Constitution, even at the cost of his own personal power. So we did have a window. We did have a window because we've seen how other judges have molded the Constitution, whether it's 63A, whether it's reserved seat case, to serve their personal interests. And then on the other hand, we had a Chief Justice who could withstand pressure from other judges also that may have tried to instigate him, that this is not a question about you, but this is the power of... We had the window of a man who wouldn't undermine what we were doing. I'm talking about Chief Justice Faizi sir. इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। आप ये कह रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बन जाते तो आपको मौका ना मिलता एक अमेंडमेंट लेकर। हमारा जो मैंने अब ये स्टेटेड पोजीशन है, it's not a new position, that the decision on the case of the reserved seats was specifically orchestrated to undermine the strength of Parliament. It is our stated position that 63A का फैसला was not based on the Constitution and had political objectives. It's realistic for us to believe that if those decisions were to come into force, the difficulties for us passing any judicial reform, no matter who became the incoming Chief Justice, would only be amplified. फरवरी के इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है उसकी लेजिटिमेसी पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स है। पीटीआई की पार्टी वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रही है। आप पे कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर था कि कुछ करें जल्द अज जल्द ताकि पीटीआई को First of all, I just like all these opposition talking points that are just repeated. But the point is, अच्छा आप ये बताएं, हम तो गंदे बुरे बड़े, कौन सा असेंबली का लेजिटिमेसी था? कि इस असेंबली का लेजिटिमेसी नहीं था तो मतलब क्या जब 2008 में हम आए थे हमने नहीं कहा कि धांधली हुआ, हमारा 2 अक्सरियत हमसे छीना नहीं गया, फिर भी आईन साजी की ना। जब ज़ियाउल हक ने आईन साजी की, उसका असेंबली ने आईन साजी की, उसका लेजिटिमेसी था नहीं था? आईन ने, अदालत ने उसको लेजिटिमेसी दी और उस आईन को हम हटा नहीं सके। पीटीआई कह रहे हैं फॉर्म 47, हम कहते थे सिलेक्टेड। एटलीस्ट ये तो आप मानेंगे कि मैं ना फॉर्म 47 वाला हूं ना सिलेक्टेड वाला हूं। You're implying that no assembly, fair enough, it is your view, let's say it's your view that this particular assembly that has for some reason less legitimately than Imran's assembly, than Musharraf's assembly, or any other assembly. Understand the connotations of what you're saying. But this is
something very legitimate that is coming from your critics and from your opponents. So we cannot, it's their question. Sure, it's their question. I've responded as much as I can to that question. पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि फौज की इमा पर आप ये कर रहे हैं, आप कैसे डिफेंड करते हैं इस इल्ज़ाम को? झूठा है ऐसे मैं डिफेंड करता हूँ. एक तो ऑब्वियसली मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये झूठा है, सच में नहीं है, नहीं है. मगर साथ साथ लेट्स लिव, अब ये एक सेकंड के लिए आप समझें कि एक्चुअल यही है कि मैं ये किसी के कहने पे कर रहा हूँ. एंड अगर वो लोग ये कह रहे हैं मुझे कि आप अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करो, मुझे ये कहना चाहिए कि ओ, इसलिए आप मेरे मंशूर को मान चुके हो, इसलिए आप मेरी वालदी की वादा को मान चुके हो, समझते हैं कि शायद ये सही है, मैं नहीं करूँगा, इसलिए गलत आदमी ये समझता है. आई कैन से टू यू विद अ स्ट्रेट फेस, इन ऑल ऑनेस्टी, विद ऑल सिंसेरिटी, कि मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के इन नुकात पे अमल दरामद किए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे नहीं, अपनी वालदा का कहने पे. इमरान खान 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया ही इन द जेल. उनका ये कहना है कि फौज के कहने पर उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है. इसी किस्म की बातें आपकी गवर्नमेंट भी जब पीपल्स पार्टी भी करती रही है, PMLN भी करती रही है. तो बिलावल, इस साइकिल को रोकने के लिए आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि आप इस सिचुएशन से फ़ायदा भी उठा रहे हैं. What have I not done to end this cycle? हमने क्या, जब मेरे वालिद का गला काटा गया, ज़बान काटा गया, सारा 11 साल जेल में रखा गया, क्या हमने वही काम इन लोगों के साथ किया हुकूमत में आने के बाद? नहीं, हमने एंड किया ये साइकिल. हमने, पीपल्स पार्टी ने, किसी और ने नहीं. पाकिस्तान की तारीख में यह साइकिल एंड हुआ 2008 से 2013. Who broke the cycle? इमरान खान नियाज़ी मुखमका कहता था जेल तो सज़ा होता है, छुट्टी के लिए नहीं, मैं इन सब को करूँगा. तो वो आज भुगत रहा है जो उसने खुद किया. अब अगर साइकिल एंड होना है, ही हैज़ टू एंड द साइकिल एंड ही इज़ इन नो मूड टू एंड द साइकिल. तो ऐसे ही चलता रहेगा. और ये बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की सियासत वही रुख पे चल रहा है जो खान साहब चाह रहा था. You expect that if someone has been involved in the incarceration of your father, in the torture of your mother, in the torture of 3 generations of your family, कि मैं खून का बदला लेता, मैं इंतकाम ऐसे लेता कि इनको नस्लों याद होगा. लेकिन मैं कहता हूँ जमहूरियत इंतकाम बेहतरीन इंतकाम है.